हेलो स्टूडेंट, ये है एनपीओ का पार्ट 2। उम्मीद करते हैं आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, उसी के आगे का ये पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने क्या समझाया था। एनपीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इस्टेब्लिश करी जाती हैं प्रॉफिट ना कमाने के लिए, यानी सोशल सर्विसेज के लिए, जैसे कि मंदिर, कोई भी क्लब हो गया, चैरिटी ट्रस्ट हो गई, वह सब वगैरह। वो उनके बारे में अपन ने बताया। देखो अब क्या होता है, गवर्नमेंट सबको बोलती है कि भैया आप अपना रिकॉर्ड दीजिए कि आपने साल भर में अर्निंग कितनी करी है, आपने साल भर में कितना प्रॉफिट कमाया। अब ये ऑर्गेनाइजेशन, इनका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टेब्लिश करी गई है प्रॉफिट ना कमाने के लिए। तो ये ना ट्रेडिंग बनाती हैं, ना प्रॉफिट एंड लॉस बनाती हैं। ठीक है, क्यों नहीं बनाती है, लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बनाती क्या है, तो ये मेनली 3 अकाउंट बनाती हैं: रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट को कवर करेंगे। ये एक रियल नेचर का अकाउंट होता है। रियल नेचर का अकाउंट इसलिए होता है क्योंकि ये मेनली बेस्ड होता है कैश पर, जो कि एक एसेट होती है। सारे अकाउंट जो कि एक एसेट पर बेस्ड होते हैं वो रियल अकाउंट के अंदर कवर हो जाते हैं। थोड़ा सा इसके इनकम के बारे में देख लेते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में बता दिया गया था, फिर भी अपन देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन एक एनपीओ की मेन इनकम होती है। डोनेशन यानी दान। मेंबरशिप फीस, जो ही मेंबर बनते हैं एनपीओ के उनके लिए जो फीस होती है। लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनने के लिए जो फीस पे करी जाएगी उसको बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। गवर्नमेंट कुछ अपन को ग्रांट वगैरह देती है, वो इनकम के तौर पे ली जाती है। ठीक है, इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अकाउंट में अपन थर्ड वीडियो में बात करेंगे। सेकंड वीडियो में अपन सिर्फ रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के बारे में कवर करेंगे। बैलेंस शीट सबको पता है, एक लास्ट ईयर एंडिंग में एक जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है, एक जो चीज़, यानी कि पूरा बोले तो पूरा साल भर की समरी जो डली होती है वो अपन को एक नज़र में बैलेंस शीट में अपन को क्लियर हो जाता है कि ये साल भर में एक एनपीओ ने कहाँ खर्चे किए, कहाँ उसने अपना इनकम जनरेट की, कहाँ से, वो सारा जो कुछ है अपन को इसमें देखने को मिल जाता है कि फाइनल एसेट्स कितनी है, फाइनल लायबिलिटीज़ कितनी है, कितना जो है कैपिटल फंड में अपने पास रखा हुआ है फंड, ये सब अपना बैलेंस शीट में कवर हो जाता है। अभी अपन फिलहाल इस वीडियो पर बात करेंगे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट की। तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट को पढ़ने से पहले अपन को कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाते समय ये पॉइंट्स अपने बीच में आएंगे, तो अपन को इनको देखते जाना है। पहला पॉइंट इसके अंदर कि भैया ये एक रियल नेचर का अकाउंट है। जैसे मैंने शुरू में ही बता दिया था, एक रियल नेचर का अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये मेनली इसका सारा का सारा जो फंडा है वो बेस्ड होता है कैश पे, और कैश है एक एसेट, और वो सारी चीज़ें जो कि एक एसेट पे बेस्ड होती हैं, वो सारे अकाउंट जो कि एक एसेट पर बेसिस होते हैं, वो सब रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और रियल अकाउंट एक सिंपल सा रूल होता है, सबको पता होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सॉरी, डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, ये क्रेडिट गोज आउट, ये अभी जो रूल लिख दिया था ये पर्सनल अकाउंट का होता है। इसमें जो कुछ भी अपने पास आएगा, यानी जो कुछ भी एसेट हमारे पास इन होंगी उसको हम डेबिट करेंगे, और जो भी एसेट हमारे पास से आउट होंगे उसको क्रेडिट करेंगे। अब सेम फंडा हम कैश पे अप्लाई करेंगे, तो कैश हमारे पास जब भी आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, और कैश हमारे पास से जब भी जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। अभी और इसको डिटेल में अपन समझेंगे। पहला तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रियल नेचर का अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये कैश पे बेसिस करके बनाया जाता है। कैश हमारी एसेट होती है, वो सारे अकाउंट जो कि एसेट पे बेस्ड होते हैं वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। सेकंड पॉइंट, ओनली कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि बेस हैं कैश पर, यानी जहाँ पर कैश का इनफ्लो या कैश का आउटफ्लो हुआ है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपन रिकॉर्ड करेंगे, और कोई भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। थर्ड पॉइंट में यही बात बोली गई है, डोंट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका इम्पैक्ट कैश पर नहीं पड़ता, यानी कैश बैलेंस में जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, उस ट्रांजैक्शन को अपन इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन सी होती है भैया जी, पहले अपन देख लेंगे डेप्रिसिएशन, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तीसरा होता है एक्रूड इनकम। एक्रूड जो होता है वो इनकम के अंदर आ जाता है, और आउटस्टैंडिंग जो होते हैं वो एक्सपेंस होते हैं। पहले अपन एक एक करके समझते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, सपोज करिए आज एक मोबाइल फ़ोन लेके आए, दैट कॉस्ट 10,000 रुपीज़ का आप एक मोबाइल फ़ोन लेके आए। ठीक है, बिजनेस पर्पज़ के लिए लेके आए, बिजनेस जो कुछ भी आपका एनपीओ में इसका यूज़ होता है, इसलिए आप मोबाइल फ़ोन लेके आए। इसको मान लेते हैं अपन ने ख़रीदा था 1 जनवरी 2020 को। ठीक है, अब इस पर डेप्रिसिएशन, यानी कुछ इसका वैल्यू जो है वो सालाना इसका वैल्यू गिरते जाता है। ये नहीं कि अगले साल अपन जब इसको बेचेंगे तो 10,000 का बिकेगा, ऐसा नहीं होता है। इसका कुछ ना कुछ जो है वैल्यू नीचे होता है, गिरता है, उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एन एग्जांपल, हमने इसका वैल्यू जो है
जब अपन ने देखा 1 साल बाद यानी कि 2021 की 1 तारीख को, तो इसका वैल्यू बचा फॉर एन एग्जांपल 6000। तो अपन इसमें बोल सकते हैं कि इसमें जो कुछ भी लगा ये एज अ डेप लगा, यानी 4000 का इसका डेप्रिसिएशन हो गया। ये बात क्लियर हो गई कि डेप्रिसिएशन, देखिए वैल्यू इसकी इनिशियल में 10,000 थी, अभी इसकी वैल्यू 6000, 4000 रुपये का अपन को लॉस हुआ है, पर इस लॉस में पैसे से कोई भी लेना देना नहीं, यानी कि इसमें ना ही पैसे का आउटफ्लो हुआ ना इसमें कैश का इनफ्लो हुआ, सिर्फ वैल्यू कम हुई। तो इसीलिए अब जब कैश का इनफ्लो नहीं हुआ, कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ, इसीलिए अपन इसको इस अकाउंट के अंदर कवर नहीं करेंगे। सेकंड वन अपन देखते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी ऐसे खर्चे जो अपन इनकर कर लिए पर इसके लिए पेमेंट अभी नहीं दिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने रूम रेंट से लिया था, मैं 2 महीने उसमें रह लिया हूँ पर अभी उसका पेमेंट नहीं किया है। देखिए खर्चा तो मेरा हो गया ना, क्योंकि मेरे को अब तो देना पड़ेगा, पर अभी तक मैंने उसका कैश में पेमेंट नहीं किया है, इसीलिए अभी उसको कैश पे कोई इफेक्ट नहीं डाला है, इसीलिए ऐसी ट्रांजैक्शन को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जब अपन इसको पे करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, अभी तो पे नहीं हुई है तो अभी रिकॉर्ड नहीं होंगी। थर्ड वन है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम भी इसी तरीके से होती है। एक्रूड इनकम मतलब होता है ऐसी इनकम जो हमने जनरेट कर ली, हमने कमा ली। जैसे हमने कोई चीज़ रेंट पे दी थी, अपनी कोई एसेट जो है रेंट पे दी थी। फॉर सपोज करते हैं हमने जो है अपनी एक मशीन जो है वो रेंट पे दी हुई थी फॉर 2 मंथ, 2 महीने के लिए यहाँ पे रेंट पे हमने दी हुई थी, और हमने जिस व्यक्ति को रेंट पे दी थी उससे डील करके रखे थे कि भैया हम आपसे 2000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से चार्ज करेंगे। तो हमारा 2 महीने के हिसाब से हो गया 4000। तो उसने हमको बोला कि भैया देखिए हम आपसे मशीन लेते रहते हैं, अभी हमारे पास कैश नहीं, हम आपको बाद में दे देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी 4000 की इनकम जनरेट नहीं, हमारी इनकम जनरेट हो गई है, सिर्फ उसके बदले में कैश नहीं मिला। तो देखिए ये अकाउंट कैश पे बेस करता है, तो हमको कैश नहीं मिला तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो अभी मैं यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये सारी की सारी अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हो जाती है। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट से में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी जो कैश पे बेस है। ना इसमें डेप कैश में अफेक्ट कर रहा था, ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अफेक्ट किए, ना एक्रूड इनकम अफेक्ट करी। 11th क्लास में भी इस चीज़ को अच्छे से समझाया जाता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम क्या कवर करती है। इसके अलावा अपन को बस इतना ही ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें जो है उसके अंदर कवर हो रही है, यानी कि इसके अंदर जितना भी इनफ्लो होगा वो डेबिट में आएगा और जितना भी आउटफ्लो होगा वो क्रेडिट में आएगा। अभी अपन इसको और देखते हैं। ये जो है इसका फॉर्मेट है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का। अभी अपन ने इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लिया था, रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट क्या काम करता है। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, ये तो अपन ने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से समझा था। अभी अब अपन समझेंगे इसको रिकॉर्ड कैसे करना। तो सबसे पहले अपन इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मेट होता है रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। नॉर्मल जैसा अपना जो सारे फॉर्मेट लेजर फॉर्मेट होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। ये जो होता है ये डेबिट साइड होती है, ये जो होता है क्रेडिट साइड होती है। जैसे मैंने रूल बताया था, डेबिट कम्स इन, या जहाँ जहाँ से कैश आएगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। क्रेडिट गोज आउट, जहाँ जहाँ से कैश जाएगा वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। उससे पहले अपन एक चीज़ समझ लेते हैं। सपोज करिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, तो जब पुरानी है यानी कि मान लेते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2018 में। ठीक है, तो 2018 में अभी अपना 19 चला गया, मान लेते हैं 2020 चला गया, ये चल रहा है 2021। तो 2019 का जो कैश बैलेंस बचा होगा 31 दिसंबर 2020 तक, लास्ट डेट में कुछ ना कुछ कैश तो पड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होता नहीं कि नील करके बैठ गई होगी। ठीक है, हो भी सकता है नील, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, पर मान लेते हैं इनके पास कुछ कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ का। 1 लाख रुपए का 31 दिसंबर 2020 में जो है कैश बैलेंस पड़ा हुआ है एनपीओ के पास। तो अगले साल ये जब अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो कब ट्रांसफ़र होगा, 1 जनवरी 2021। मान लेते हैं अकाउंट क्लोजिंग डेट जो है वो अभी अपन मान के चल रहे हैं कि 31 दिसंबर है एवरी ईयर की। तो यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो गए, अगले साल नए अकाउंट को ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो 1 लाख का पुराना कैश बैलेंस अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन में शो होगा। यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब वो सारा बैलेंस जो कि पुराना कैश बैलेंस मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन से रखा हुआ था ईयर एंडिंग तक, तो अगले साल ब्रॉट डाउन किया जाता है। ब्रॉट डाउन यानी उसी को उठा के इसे पेस्ट किया जाता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि बैलेंस ब्रॉट डाउन वगैरह क्वेश्चन में दिए हैं कि नहीं दिए। सबसे पहले उसकी एंट्री होगी, यहाँ पे लिख लिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिस्क्रिप्शन के लिए बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट ईयर का कैश या फिर बैंक बैलेंस। अगर कोई भी लास्ट ईयर का कैश या बैंक बैलेंस है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्वेश्चन में सिंपल ही दिया होगा, इसमें ज़्यादा कोई वो वाली बात नहीं। क्वेश्चन में सिंपल ही दिया होगा कि लास्ट ईयर का कैश बैलेंस या लास्ट ईयर का बैंक बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद सारी की सारी जो भी
इनफ्लो होता है, जहाँ जहाँ से सारी की सारी रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट मतलब जहाँ जहाँ से कैश का इनफ्लो है, इनफ्लो मतलब कि जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, सीधी बात बोले तो जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है, लाइन से सारा का सारा यहाँ पे लिख देंगे। किस साल का इससे कोई रिलेशन नहीं है, कौन सा पैसा इससे पैसा आया दैट मीन्स रिकॉर्ड होगा। सेम यहाँ पर कहीं से पैसा जा रहा है, जितनी भी पेमेंट होती है चाहे वो किसी भी प्रॉस्पेक्टस के लिए हो, कभी का एक्सपेंस हो, इस साल पेमेंट हुई, इस साल पैसा गया है तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ से पैसा जाएगा, यहाँ से पैसा आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर का बैलेंस है। अब जो कुछ ये मान लेते हैं यहाँ पे हमने कुछ 10,000 रुपीज़ लेके, यहाँ पर पुराना बैलेंस 10,000 का दिया हुआ था, या ये एग्जांपल ले लेते हैं 1,00,000 रुपए का पुराना कैश बैलेंस था, 20,000 की और यहाँ पे अदर जगह जगह से पैसा आया, 2-3 जगह से पैसा आया, ठीक है, वहाँ पे नाम लेके जाते पर अभी कंबाइन करके लिख ले रहे हैं। पेमेंट मान लेते हैं हमने 60,000 की पेमेंट करी थी, अलग अलग प्रॉस्पेक्टस के लिए करी गई थी, ठीक है। अब देख लेते हैं इस साल अपने पास पैसा कितना है 1,20 और गया कितना 60, तो बचा कितना अपने पास। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर हमारा जो टोटल था 1,20 का था, यानी 1,20 हमारे पास रिसिप्ट थी, पेमेंट का 60 है, तो भाई 1,20 में से हम 60,000 को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंस कैरीड डाउन देखिएगा 60,000 रुपये हमारे पास इन हैंड अभी है। किस डेट को है, ये जो डेट है ये 31 दिसंबर की डेट को है, ठीक है। मतलब 31 दिसंबर को हमारे पास जो कैश इन हैंड है या बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाएगा कि ये 60,000 रुपये का सारे एक्सपेंस को एक्सक्लूड करने के बाद हमारे पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी अपना अकाउंट टैली हो जाएगा। ये सिंपल सा फंडा था कि इस तरीके से अपन को जो है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट को बनाना है। 2-3 बातें बस इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। पहला कि लास्ट ईयर का जो कुछ भी बैलेंस वगैरह दिया होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कुछ भी फर्स्ट डेट को होगा उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा सारा का सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा डेबिट साइड में, ठीक है, उनके कैटेगरी से। पेमेंट साइड में जहाँ जहाँ से पैसा जा रहा है वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, और जो कुछ भी प्लस माइनस करने के बाद जो कुछ भी इन हैंड बैलेंस बचता है 31 मतलब ईयर एंडिंग में, वो कैरीड डाउन में चला जाएगा। यही कैरीड डाउन अगले साल जाके ब्रॉट डाउन कहला जाए, क्योंकि ये इस साल का लास्ट ईयर का बैलेंस है तो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस भी सेम होगा, इसीलिए यहाँ पे कैरीड डाउन में चला गया, ठीक है। अभी अपन इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अपना रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट का। अपन को इस क्वेश्चन के अंदर रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है, और इसका डेट दिया रहता है क्योंकि फाइनल अकाउंट इसलिए एक पर्टिकुलर डेट पर बनता है, इसीलिए इसका डेट दिया हुआ है 31/12/2012 मतलब 31 दिसंबर 2012 को अपन को ये अकाउंट बनाना है। अब वो सेम स्टेप फॉलो करी जाएंगी जो मैं बताऊंगा। एक अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए वो सारी स्टेप्स फॉलो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखेंगे, जो भी इंस्टीट्यूट के लिए अपन रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ ABC लिमिटेड, यानी ABC लिमिटेड की ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। कैश बैलेंस दिया हुआ है 1/1/12 का। अब जरा यहाँ से मैच करना, ये जो है ये क्लोजिंग डेट है और ये ओपनिंग डेट है, मतलब जहाँ पर जो है हर अकाउंट ओपन होता, तो ये जो बैलेंस होगा ये ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन में जाएगा, अभी मैंने बताया था। इसके बाद सब्सक्रिप्शन जो वो 20,000 का, आउट ओनली 14,000 रिसीव्ड इन कैश, यानी सब्सक्रिप्शन जो है अर्न किया तो 20,000 अर्न किया था, पर जिसमें सिर्फ 14,000 की ही अपन को जो है रिसिप्ट हुई है कैश में, तो अपन को सिर्फ वही रिकॉर्ड करना जो कैश में मिला। जो चीज़ नहीं मिली कैश में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये चीज़ मैंने भी बताई हुई, सिर्फ कैश को ही देखना है, पैसा आया कि गया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। मेंबरशिप फीस दी हुई है 30,000 की, इनकम है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो मान के चलेंगे कि पूरा पूरा कैश में अपन को मिल गया। रेंट जो है ABC क्लब का ये था 3,000 रुपीज़ 3,000 पर मंथ के हिसाब से, जिसमें कि 2 महीने का रेंट अनपेड है, ठीक है। अभी देखेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। डोनेशन रिसीव हुआ अपन को 10,000 का, कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया रिसीव हो गया है। सैलरी जो है वो कितनी पे करी गई है, 10,000 पे करी गई है। सन्ड्री एक्सपेंस जो है वो है 5,000 के कंपनी ने इनकर किए हैं, जिसमें नहीं लगता कि ये पेमेंट कितना हुआ, अपन उसको मान के चलेंगे पूरा पूरा पेमेंट किया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन ने बोला भाई ये बताइए रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट को फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2012, ठीक है। सबसे पहले अपन को इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, जो भी अपना NPO है जिसके लिए अपन बना रहे हैं उसका नाम मस्ट है एकदम, ABC क्लब, यहाँ पर अपन लिख दे रहे हैं भैया ABC क्लब, ठीक है। इसके बाद अपन लिखेंगे
जो अकाउंट बना रहे हैं, अभी अपन फिलहाल रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के ऊपर पूरी वीडियो, तो रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट ही क्वेश्चन ने पूछा, तो अपन बनाएंगे रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे अपन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और डेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर साल बनता है ना ये अकाउंट, तो किस डेट को बनाया गया, तो डेट है अपनी 31, यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12/2012। देखो जर्नली इसमें अपन फॉर द ईयर एंडेड ऑन भी लिख सकते हैं, एज ऑन भी लिख सकते हैं, पर मैं आपको प्रेफर करूंगा फॉर द ईयर एंडेड ऑन ही लिखिए। फाइनल अकाउंट के अंदर कवर होता है, इसलिए फॉर द जनरली ईयर के एंड में ही बनेगा, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड ऑन का यूज़ करिए। इसका अपन फॉर्मेट बना लेते हैं, बेसिक सा फॉर्मेट है। अब मैंने समझाया था रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट। रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट्स अमाउंट, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, सबसे पहले अपन को क्या करना है, लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस है उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना। लास्ट ईयर का क्वेश्चन में बैलेंस दिया होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन है जब लास्ट ईयर का बैलेंस नहीं दिया होगा, कब, जब इसी साल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, तो पुराना कुछ बैलेंस ही नहीं है ना, इसी साल स्टार्ट हुआ। यहाँ पर दिया हुआ है 20,000, यहाँ पे लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 लिख लिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट था सब्सक्रिप्शन 20। सब्सक्रिप्शन इनकम कैटेगरी में आता, मतलब इससे जो है कैश का इनफ्लो ही होगा। 20,000 था जिसमें 14,000 सिर्फ कैश में मिला, तो भैया अपन को वही रिकॉर्ड करना है जो कैश में मिला है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। टोटल इनकम से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कैश से लेना देना है। तो कैश में कितना रिसीव हुआ, मात्र 14,000। यहाँ पे लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन 14,000। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, मेंबरशिप फीस जो है वो 30,000। मेंबरशिप फीस भी एक प्रकार की इनकम होती है, तो यहाँ रिसिप्ट साइड आ जाएगी। टू मेंबरशिप फीस कितना लिखा हुआ, 30,000, तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया 30,000, सब सही चल रहा है। इसके बाद रेंट जो है ABC क्लब का है 3,000 रुपये पर मंथ। तो 3,000 रुपये पर मंथ से ठीक है बात, पर अपन को जो है 2 महीने का अनपेड है, अनपेड है तो वो मिला ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम दिखाएंगे तो 3,000 के हिसाब से साल में होते हैं 12 महीने, 2 महीने का दिया नहीं, तो दे कितने का दिया, 10 महीने का, तो यहाँ पर आएगा 30,000। ये अपन प्रॉपर यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब रेंट रिसीव नहीं हुआ, रेंट पेड हुआ, यहाँ पे देखिए ये पेमेंट की ही बात हो रही है, आउट ऑफ विच रेट अनपेड, यानी पेमेंट की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रेंट। यहाँ पर दिखाएं भैया 3,000 के हिसाब से 10 महीने की पेमेंट हुई है, तो सिर्फ 10 महीने का ही रिकॉर्ड होगा इसके अंदर, दैट इज़ 30,000 रुपीज़। इसके बाद अपन आ जाते हैं डोनेशन रिसीव। डोनेशन की एंट्री रिसिप्ट में आ जाएगी। टू डोनेशन कितने का था, 10,000 का, तो 10,000 का ही हमने लिख दिया। हाँ, एक बात बस याद रखना कि भैया अगर क्वेश्चन जो है साइलेंट है, नहीं बता रहा कितने का पेमेंट हुआ है और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे यहाँ पे देखा था डोनेशन, खैर यहाँ रिसीव्ड वर्ड का यूज़ कर दिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ सैलरी, अगले पॉइंट में सैलरी 10,000, नहीं बोला पेमेंट कितने की हुई, तो मान के चलेंगे पूरे का पेमेंट हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे पेमेंट साइड बाय सैलरी कितना है, 10,000 है, यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस 5,000 रुपये के साइलेंट है क्वेश्चन, कितना पेमेंट पूरा ले लेंगे, बाय सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 5,000, तो यहाँ लिख देंगे हम 5,000। अब क्या करना है, अब अपन को निकालना है बैलेंस कैरीड डाउन, यानी ईयर एंडिंग का बैलेंस कितना बचा हुआ है। तो यहाँ पर अपन करते हैं अकाउंट क्लोज, ठीक है। यहाँ पे अपन ने टोटल करना है, सबसे पहले रिसिप्ट साइड का टोटल करिएगा, 20,000, 30, 50, 60, 60, 74,000 यहाँ पर इसका टोटल हुआ है। इधर का टोटल हुआ 40, 45, 74,000 में से अपन माइनस कर लेते हैं 45,000 को, तो ये बचता है अपन का 29,000। तो यहाँ पर जो 29,000 आए, ये कहाँ पर आ जाएगा अपना, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यहाँ पर लिख दिया अपन ने 29,000, ये अपनी बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 74,000। बिल्कुल सिंपल है,
पुराना बैलेंस लिखा, सारी की सारी जहाँ जहाँ से पैसा आया वो अपन ने रिसिप्ट साइड लिख दिया, जहाँ जहाँ से पैसा जा रहा वो सारा का सारा पेमेंट साइड लिख दिया। जितना अपना एंडिंग का बैलेंस बचा, एंडिंग का बैलेंस कैसे निकालेंगे, एक सिंपल सा अपन इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं कि पुराना हमारे पास जेब में इतना पैसा पड़ा था, इतना और किसी ने ला के दे दिया, तो अपने पास जो जेब में और थोड़ी सी भर गई, अब यहाँ से पैसा चला गया तो जितना जेब में था उतना ही खर्चा होगा। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा जो बैलेंस कैरी डाउन है ऑलवेज हमेशा ही क्रेडिट साइड ही आएगा। क्यों आएगा, जैसे कि हमारे पास 20,000 मेरी पॉकेट में है, ठीक है, किसी ने मेरे को ला के और पैसा दिया, वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया। अब जितना टोटल मेरे पास पॉकेट में उतना ही मैं खर्च कर सकता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा हो जाएगा तो बैलेंस जीरो आ जाएगा, पर उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरे पास मान लीजिए कितना बैलेंस था यहाँ पे 74,000 कैश में जेब में पड़ा हुआ और मैं 75,000 खर्च कराया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा कम किस साइड पड़ेगा, क्रेडिट साइड पड़ेगा। एक्सेप्ट एक केस में, अगर क्वेश्चन में बैंक बैलेंस की बात करिए तो ऐसा हो सकता है कि हमारे बैलेंस में 70,000 पड़े हुए हैं पर हम उसमें 75 एक्सपेंस के तौर पे निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 रुपये का बैंक हमको ओवरड्राफ्ट दिखा दे, मतलब 5,000 रुपये का बैंक हमको ओवरड्राफ्ट शो कर देगा कि आपके अकाउंट में 70,000 थे, क्रेडिट बैलेंस था, अब 5,000 का डेबिट बैलेंस आ गया, यानी कि 5,000 आपने ज़्यादा निकाल लिए, एज अ ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। बैंक बैलेंस में पॉसिबल है, पर कैश बैलेंस जब दिया रहेगा तो हमेशा बैलेंस क्रेडिट साइड ही आएगा, क्योंकि हमारे पास जितना पैसा है वो उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, उससे कम हो जाएगा तो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। इन केस इक्वल होता तो बैलेंस जीरो आ जाएगा, पर उससे ज़्यादा नहीं आएगा, यानी कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर बैलेंस आ जाए, क्रेडिट बैलेंस शो करने लगे, ऑलवेज डेबिट बैलेंस हायर होगा इसमें। ठीक है, ये था अपना क्वेश्चन। इसमें कुछ बातें और अपन को ध्यान में रखनी है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बुक से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्यों होता है, कैश बुक जो होता है वो पहली बात तो प्राइमरी बुक होती है, यानी उसको डेली मेंटेन किया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक ईयर एंडिंग में बनाया जाता है, उसमें डेट का कॉलम होता है क्योंकि वो डेली मेंटेन होनी, इसमें डेट का कॉलम नहीं होता क्योंकि लास्ट मतलब एक ही डेट को मेंटेन करनी है। उसमें जो होता है वो सबसे मतलब कहने का मतलब वो मेमोरेंडम बुक होती है, उसको डेली मेंटेन करो, ये उसका समराइज फॉर्म होता है। एक पॉइंट याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड पेमेंट्स अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। यानी कैश बुक को अगर हम समराइज फॉर्म में कर दें तो वो कौन सा अकाउंट कहलाता है, वो कहलाता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेम ही नेचर का होता है, ये भी रियल नेचर का, ये भी रियल नेचर का, इसमें भी सारी कैश ट्रांजैक्शन, इसमें भी सारी कैश ट्रांजैक्शन, सिर्फ अंतर इतना होता है कि ये डेली मेंटेन होता है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे मेंटेन होता है, दैट इज ईयर एंडिंग पे मेंटेन होता है। तो इसमें मोटे मोटे हेड कवर होते हैं, इसमें हर किसी का बेसिक हेड कवर होता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ इतना ही अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अपन पार्ट जब इसका थर्ड करेंगे तो उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें सारा उसका कवर होगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। थैंक यू।